Hello aspirants, we have already discussed the 2022 anthropology paper of JKPCS examination, and in this video we will discuss about the paper first of 2021 JKPCS examination. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस. अब देखो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि एंड का मतलब यहाँ पे और नहीं होता. एंड का मतलब ये नहीं है कि पहले एंथ्रोपोलॉजी को बताओगे फिर उसके बाद मेडिकल साइंसेस को बताया जाएगा. एंड का मतलब एक बहुत सिंपल से तरीके से ये है कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज मेडिकल साइंसेस के अंदर यूज़ की जाती है और किस तरह से मेडिकल साइंसेस की नॉलेज जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती है. यानी कि आपको इस चीज़ को समझाना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड द मेडिकल साइंसेस. ठीक है, कहीं पे भी ये स्ट्रक्चर आपको नहीं लिखना है कि पहले एंथ्रोपोलॉजी को समझा देंगे एंड मेडिकल साइंसेस को समझा दिया जाएगा. ठीक है, इस जो वीडियो है इसका मेरा यही उद्देश्य होने वाला है कि आपको ये समझाया जाए कि क्वेश्चन का पेन पॉइंट क्या है, यानी कि क्वेश्चन का स्कोप क्या है, किस तरह से सवाल को स्ट्रक्चराइज किया जाएगा और किस तरह से जो है वो चीज़ों को आप लिख सकते हो. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ द मैट्रीफोकल फैमिली. मैट्रीफोकल फैमिली इट्स अ रेजिडेंशियल पैटर्न ऑफ अ फैमिली, जिसके अंदर जो मैट्रियार्च है उसके घर में रहा जाता है, दैट इज़ द मैट्रीफोकल फैमिली. ठीक है, मैट्रीफोकल फैमिली को अक्सर एक एसोसिएशन की तरह से जो है वो समझा जाता है. ठीक है, यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ खासीज. इंडिया का कोई भी जो मैट्रीलिनियल ट्राइब है उसका आप एग्जांपल देके इस चीज़ को समझा सकते हो. बेसिकली यहाँ पे मैट्रीफोकल फैमिली के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखने थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक था वो यही है दैट जो मैट्रियार्च है यानी कि जो माँ होती है उसके घर में जो है वो रहा जाता है. ठीक है, और जनरली जो प्रॉपर्टी है इट इज़ इन द नेम ऑफ द मदर. बट जो शेयर होल्डर या फिर जो स्टेक होल्डर जो केयर टेकर होते हैं वो जनरली मेल मेंबर्स होते हैं. एंड इट लीड्स टू दी मैट्रीलिनियल पजल. ठीक है, जो कि अगले साल जो है आपसे सवाल पूछा गया था. ठीक है, ये एक हम बहुत अच्छा सा पैटर्न देखते हैं, इसीलिए यही मेरा सबसे प्राइमरी उद्देश्य है इन वीडियोस को लेके आने का, दैट जनरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं अगले साल जो सवाल पूछे जाते हैं वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होते हैं. ठीक है, मैट्रीफोकल फैमिली पूछ लिया गया, अगले साल ही मैट्रीलिनियल पजल पूछ लिया गया. एंड बहुत अच्छी बात है, बहुत एक पैटर्न वाली बात है कि इसी साल 2021 के अंदर हरियाणा में भी जो है वो मैट्रीलिनियल पजल से सवाल पूछा गया. फिर उसके बाद 2022 के अंदर यूपीएससी में सवाल पूछ लिया गया. ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चंस दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. ठीक है, वो सारे सिंक के अंदर चलते हैं. देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ द स्टेटलेस सोसाइटी. स्टेटलेस सोसाइटी इट डज नॉट मीन एनआरसी. कई बच्चों ने इसके अंदर एनआरसी को डिस्कस कर दिया था कि स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है सरकार नहीं है और धर्म के ऊपर सब कुछ चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टेटलेस सोसाइटी जस्ट मीन्स कि आपको स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो लिखना है कि अगर स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी होता है तो इन दी स्टेटलेसनेस आपके पास जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट मे बी डिवाइडेड एज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन और दी ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और द एज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिफाइन करके लिख देना था. द नेक्स्ट वन, इट इज़ द अलायंस थ्योरी. अलायंस थ्योरी के अंदर आपको जो क्रक्स है अलायंस थ्योरी का वो लिखना था. ठीक है, द क्रक्स ऑफ अलायंस थ्योरी इज़ कि सबसे पहले जो है वो आपके पास एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट हुआ. एक्सचेंज सिस्टम शुरू होने के बाद जो है आपने देखा दैट इज दिस एक्सचेंज सिस्टम इट हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. उस पॉजिटिव वैल्यू के चलते इवेंचुअली फिर आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस बन गए. बाइनरी ऑपोजिशंस और एक्सचेंज सिस्टम दोनों के चलते आपके पास एक जो है वो अलायंस सिस्टम सोसाइटीज़ के बीच में डेवलप हो गया. एंड दिस अलायंस सिस्टम इट मेड और इट क्रिएटेड द क्रक्स ऑफ किनशिप. ठीक है, और ये अलायंस सिस्टम बेसिकली जो है वो कहता है कि मैरिज रूल्स जो है वो इनके ऊपर बने हुए हैं. एंड दो तरह के मैरिज रूल्स हैं, पॉजिटिव मैरिज रूल्स एंड नेगेटिव मैरिज रूल्स. ठीक है, पॉजिटिव मैरिज रूल्स दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल मैरिजेस, असिमेट्रिकल मैरिजेस, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आपको लिख देना था.
ठीक है। अगेन डिटेल के अंदर अलायंस थ्योरी को और मैरिज स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमें पूरा सब जो क्वेश्चन पेपर है वो हल करना है। देन उसके बाद बात आती है सोशल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर सोशल संस्थान कोई भी एक ऐसी सोशल बॉडी होती है जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जो कि उनके पर्सनल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हों, उनके पर्सनल्स को गवर्न कर रहे हों। एक मटेरियल अपरेटस होता है जिनके अंदर ये पर्सनल जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड हर एक पर्सनल का अपना अपना काम होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हर एक पर्सनल की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निर्धारित कर दी जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन का एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैरिज इन हेयर। ठीक है, मैरिज का एग्जाम्पल देके आप सारी जो है वो चीज़ों को समझा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो, कईयों ने कहा कि मलिनोव्स्की ने ही सर ने बताया है। ठीक है, मलिनोव्स्की का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी सारी चीज़ें समझाई हैं मैंने वो मलिनोव्स्की के पर्सपेक्टिव से ही समझाई हैं। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि मलिनोव्स्की आपने जो है वो अगर लिख दिया है, नाम लिख दिया है, तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने मलिनोव्स्की का नाम आपने किसी वजह से नहीं लिखा है तो आपको जो है वो एग्जामिनर आपके किसी तरह से मार्क्स कट करेगा। इट डज नॉट मीन। ठीक है, हम रेफरेंसेस लेते हैं ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी बन सके, आपका पढ़ने का नज़रिया जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से बन सके। दैट इज़ इट। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है वो यही है, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सवाल को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना है, एंड उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करना है। दैट इज़ इट। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पीस। अब यहाँ पे देखो, कल्चरल रिलेटिविज्म की डेफिनेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर जाने वाली मेथडोलॉजीज वो नहीं लिखनी है। द क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल रिलेटिविज्म, कि कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या हुआ है, और कल्चरल रिलेटिविज्म का कल्चरल सिग्निफिकेंस यही है दैट इट हैज़ इन्यूमरेटेड टॉलरेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को लिखना है। देन उसके बाद बात आती है क्रिटिकली डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैरिज साइटिंग द इंडियन एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो मैरिज की डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है या फिर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, दूसरी चीज़ आपको इंडियन एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, बाहरी एग्जाम्पल नहीं लिखना है, वेस्टर्न एग्जाम्पल नहीं लिखना है, इंडियन एग्जाम्पल लिखना है। जो पहली प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चेंज। ठीक है, मैरिज बहुत तेजी से चेंज होने वाला एक संस्थान है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो आपके पास होमोसेक्सुअल मैरिज को भी प्रमाणता मिल चुकी है। ठीक है, पहले मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट हुआ करता था। ठीक है, 7 जन्मों का बंधन कहा करते थे, और एक हेट्रोजेनस मैरिज को हम मैरिज माना करते थे। बट ऑन द अदर हैंड अब मैरिज जो है इट्स मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चेंज। एक ही प्रॉब्लम के बारे में लिखा है तो हम इसी के नीचे जो है वो चीज़ों को लिख देंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ डाइवर्सिटी। अगर एस डाला होता तो मैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स बताता, बट मेजरली दो चीज़ें हैं इसमें, द प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी। मैरिज में डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है उसको घटित नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है चेंज। आज अगर आप डेफिनेशन की कोई बहुत अच्छी सी होलिस्टिक मैरिज की कोई डेफिनेशन देते हो, बड़ी होलिस्टिक सी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी eradicated. Then the next question, discuss the different methods of analyzing the qualitative data in anthropology. ठीक है, अब देखो एनालिसिस के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए जाते हैं। इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ 2022।
ठीक है। सिमिलरली इसी से प्रेरित होता हुआ क्वेश्चन नरेटिव एनालिसिस, वो जो है वो अगले साल 2022 में जम्मू कश्मीर पीसीएस के अंदर पूछ लिया गया। ओके, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर अलग अलग मेथड्स क्या हैं, क्रॉस कल्चर एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, एंड देन उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस, नरेटिव एनालिसिस, लिंग्विस्टिक एनालिसिस एक्सेट्रा, जो कि सिमेंटिक नरेटिव के अंदर ही आ जाता है। दीज आर द एनालिसिस मेथड्स ऑफ और क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड्स ऑफ दैट आर यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। देन उसके बाद बात आती है तीसरे सवाल के ऊपर, critically examine the contribution of Victor Turner in the development of the theory in the social anthropology। ठीक है, 3 चीज़ों से आपको इस सवाल को लिखना है। पहला, the redefinition of symbolic interpretations in anthropology। ठीक है, क्लिफर्ड गीट्स कह रहे थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो सिंबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन नहीं, क्लिफर्ड गीट्स ने इस चीज़ को खारिज किया। क्लिफर्ड गीट्स का मानना था कि सिंबल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिचुअल्स के अंदर यूज़ होते हैं, एंड इसका जो है वो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन का और सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन करने के लिए इन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजी की सब ब्रांच बनाई जिसको हम कहते हैं आज भी एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने बना के सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस को जो है दोबारा फिर से जो है वो समझाया, और सिंबॉलिक और सबसे जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। रेडक्लिफ ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, और इन्होंने एक नया जो है वो हमें सोचने का नज़रिया दिया था फ्रॉम द रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस तरह से रिचुअल्स जो रिलीजन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो आपकी सेरेमनीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं और सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, इन पर्सपेक्टिव से आपको इसे लिखना था। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द स्टोन एज इकोनॉमिक्स, दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी। ठीक है, जम्मू कश्मीर पीसीएस की ये सबसे अच्छी बात है कि यूपीएससी भी ये नहीं करता है, जो कि ये काम जम्मू कश्मीर पीसीएस वाले करते हैं, कि जो करंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टोन एज इकोनॉमिक्स। अब देखो, साहलिन जो हैं वो उनकी डेथ हुई, और उनकी ये किताब जो है स्टोन एज इकोनॉमिक्स वो बहुत चर्चा में थी। स्टोन एज इकोनॉमिक्स एक ऐसी किताब थी जिसने हमारा जो पावर्टी का नोशन है या फिर पावर्टी को देखने की जो नज़र है उसको हम चेंज किया था हमारे लिए। स्टोन एज इकोनॉमिक्स बेसिकली ये कहती है कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं, जो बैंड बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके अपने सबसिस्टेंस पैटर्न्स होते हैं, और उनके सबसिस्टेंस पैटर्न्स को एंड दे आर दी इफेक्टिव सबसिस्टेंस पैटर्न्स, और उनके सबसिस्टेंस पैटर्न्स को उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हम उनके सबसिस्टेंस पर्सपेक्टिव को और सबसिस्टेंस पैटर्न्स को लोअर मानते हैं और खुद के सबसिस्टेंस पैटर्न्स को अपर मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट स्टोन एज इकोनॉमिक्स टेल अस, कि हर एक सोसाइटी अपनी इफेक्टिव लिमिट के साथ जो है वो काम कर रही है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से उनको देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दिस इज वट वी मीन बाय द टर्म स्टोन एज इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद अलग अलग जो एक्सचेंज सिस्टम्स हैं सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर वो हमें बताने थे। बेसिकली स्टोन एज इकोनॉमिक्स के अंदर इन्हीं एक्सचेंज सिस्टम्स के बारे में लिखा गया है, किस तरह से सोसाइटी जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट करती है और अपने सबसिस्टेंस पैटर्न्स को जो है वो मार्क करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेरेमोनियल एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जो कि कार्ल पोलियानी ने अपनी किताब द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिखे थे। वो तीनों सबसिस्टेंस पैटर्न्स आप यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एंड द स्कोप ऑफ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट वेरी वेल। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब और स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर दे आर बोथ सिमिलर थिंग्स। इसके अंदर बच्चों ने ये गलती की है, सब्जेक्ट मैटर और स्कोप को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन लिखने के लिए उनके पास एक ही चीज़ थी। ठीक है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर दे आर टू वेरी सिमिलर थिंग्स,
अलग अलग जब सिमिलर चीज़ें पूछी जाती हैं उनको अलग अलग करके लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। सिमिलरली एक ही पर्सपेक्टिव से लिख दीजिए। जैसे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म आ जाता है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म जिसको साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस आ जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप बहुत ईजिली जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ फैमिली साइटिंग द इंडियन एग्जांपल्स। ठीक है, अगेन अ वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगले साल भी यही सवाल जो है वो दोबारा फिर से रिपीट हुआ। ठीक है, यू कैन ईजिली राइट इट। ठीक है, मैं इसको जो है वो फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद न्यू एथनोग्राफी। न्यू एथनोग्राफी एक रिवाइवलाइजेशन ऑफ एथनोग्राफी है, नियो या फिर न्यू एथनोग्राफी, जिसके अंदर बेसिकली हमने दो चीज़ों के ऊपर अहम ध्यान दिया है। द फर्स्ट थिंग इट इज़ रिफ्लेक्सिविटी, कि हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर एथनोग्राफर को अपने बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, अपनी खूबियाँ, अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी उसके अंदर जो है वो कुछ हेटेड हैं या फिर कुछ भी उनके प्री डिस्पोजिशंस हैं, उसके बारे में जो है वो उसको पता होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। एंड द सेकेंड थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ दैट सब्जेक्टिव एनालिसिस, कि हम एक ऑब्जेक्टिविटी का जो क्लॉज पहले सैल्वेज एथनोग्राफी के अंदर रख के बैठे थे, उसको जो है वो हमने खारिज किया और हमने कहा दैट देयर शुड बी दी सब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, सब्जेक्टिव एनालिसिस की एक पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, स्टीफन ए टायलर की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। स्टीफन ए टायलर ने इंडिया के अंदर काम किया है कोयाज में, किनशिप टर्मिनोलॉजी में, तो ये काम जो है वो आपको लिखना है। देन उसके बाद हैरल्ड कॉन्क्लिन का जो काम हनुनो इंडियंस के अंदर फिलीपींस में हुआ था, वो आपको लिखना है यहाँ पे। देन उसके बाद डिस्कस द एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे आप जो है वो इमाइल डरकाइम की डेफिनेशन लिख के इस चीज़ को वाइंड अप कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द रिलीजियस फंक्शनरीज इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ लिया गया रिलीजियस फंक्शनरी का रोल बताओ। अगले साल यूपीएससी ने जो है वो ये सवाल पूछ लिया कि यूपीएससी ने पहले जो है वो सवाल पूछा, फिर उसके बाद रिलीजियस फंक्शनरी जो है वो उन्होंने पूछ लिया। यूपीएससी ने सवाल पूछा था शमन, मैजिक मैन और जो विच क्राफ्ट करता है, ठीक है, जिस सॉसरर, वो जो है वो तीनों यूपीएससी ने पूछ लिए थे 10 मार्कर में। वही चीज़ जो है वो यहाँ पे पूछ ली। ठीक है, शमन, सॉसरर एंड सॉसरर को चलो छोड़ देना, मेडिसिन मैन, ठीक है, ये जो है वो बेसिकली आपके रिलीजियस फंक्शनरीज होते हैं। सॉसरर थोड़ा सा मैजिक ओरिएंटेशन उसका आ जाता है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इट इज़ द क्रायोटाइप एनालिसिस। क्रायोटाइप एनालिसिस का मतलब है कि आप जो है वो किसी के क्रोमोसोम का सैंपल लेते हो एंड आप जो है वो उसको सैंपल को लेके आप एनालाइज करते हो किसी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए। दैट इज़ द क्रायोटाइप एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद रोडेशियन मैन, द सैंपल ऑफ द मैन दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोडेशिया एंड द ब्रोकन हिल्स। ठीक है, दैट वाज द रोडेशियन मैन। सो बेसिकली इसके अंदर आपको ये लिखना है कि जो आपके पास पॉलिनेशियन सोसाइटीज़ हैं और जो आपके पास रोडेशियन मैन का सैंपल है, दोनों के अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके ऊपर क्या हाइपोथेसिस बनाए गए हैं, वो यहाँ पे एक मेजर पार्ट जो है वो रखते हैं। देन उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज विस द कल्चरल कंटेक्स्ट और द सोशल कंटेक्स्ट दैट यू आर हैविंग, दैट इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक केस स्टडी लिखोगे और समझाओगे कि एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर किस तरह से जो है वो काम करती है। द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़, गवास। द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ इज़ कि किस तरह से कौन कौन से जो आपके पास जीन पैटर्न्स हैं या फिर कौन कौन से आपके पास डीएनए पैटर्न्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद विच डिसीज़, दैट इज़ द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़।
वो इसका जो है वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, आप बहुत बड़ा सैंपल ले लेते हो लोगों का, एंड आप दोनों को, आप उनके अंदर जो डीएनए के अंदर या फिर जो जीन के अंदर वेरिएशंस होती हैं उनको आप कंपेयर करते हो, एंड देन यू कम टू दैट कंक्लूजन कि कौन सा जो डीएनए सीक्वेंस है वो किस डिसीज़ के साथ जो है वो एसोसिएटेड रहता है। एंड इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है, इट इज़ इन दी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है, देन उसके बाद हार्डी वीनबर्ग लॉ। हार्डी वीनबर्ग लॉ बेसिकली स्टेट्स कि आपके पास जब तक कोई भी बाहरी या फिर अंदरूनी जो है वो फोर्स नहीं आएगा, तब तक आपके पास एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। दैट इज़ दी हार्डी वीनबर्ग लॉ। देन उसके बाद राइट अ नोट ऑन द एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इन दी प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी। ठीक है, तो अगेन जो मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इज़ कि जब आपके पास प्रॉपर डेट जो है वो आपकी निकल जाती है किसी और आर्टिफैक्ट के साथ, जो है वो आपको जो एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट है उसको कंपेयर नहीं करना पड़ता। दैट इज़ द एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। ठीक है, देन उसके बाद और जो अलग अलग कार्बन 14 डेटिंग मेथड है, पोटाशियम डेटिंग मेथड है, उन सबको आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट बिहेवियर एज स्टडीड बाय द इथोलॉजिस्ट्स। ठीक है, प्राइमेट बिहेवियर के पैटर्न्स को आपने जो है वो डिस्कस करना है। इसके अंदर फैमिली ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, अलग अलग प्राइमेट्स की अलग अलग फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होती है, हंटिंग गैदरिंग सबसिस्टेंसेस आ जाएंगे, लैंग्वेज यूज़ आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली कल्चरल प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेट बिहेवियर, दे आर बोथ सिमिलर थिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो यहाँ से भी हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। So you can easily chalk out the important facets or important areas that you can prepare on. Then उसके बाद बात आती है discuss the recent trends in the use of the recombinant DNA technology in the disease of the field and medicine. अब ताजुब की बात है कि ऊपर जो है वो आपने जो गवास है या फिर जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ हैं वो पूछा, नीचे जो है वो उसी के साथ एसोसिएटेड सवाल दोबारा फिर से पूछ लिया। ठीक है, इसके अंदर जो है जो आपने क्रिस्पर कैस9 के ट्रेंड्स जो है वो देखे, गवास की स्टडीज़ के देखे। ठीक है, पेंजियोनॉमिक्स के ट्रेंड्स जो आपके पास आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ फ्रॉम जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, दोनों परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ ये सिर्फ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, ये जो है वो क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट। देन उसके बाद बात आती है द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, देखो यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि जो चाइल्डहुड की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पे होलिस्टिक सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ वही जो है वो आपके पास अडोलसेंट, चाइल्डहुड, अडोलसेंट्स, और फिर उसके बाद जो है अडल्टहुड, मिडल एज्ड, एंड देन उसके बाद जो है वो सेनेसेंस। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हर एक स्टेज के अंदर क्या क्या जो है अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्ड एनालिसिस नोट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ईजी आपको काफ़ी आसानी हो चीज़ों को आगे समझाने में, समझने में भी। राइट अ नोट ऑन द थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विद इट्स क्रिटिसिज्म। अब बेसिकली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उनको हम प्री डार्विनियन थ्योरीज, पोस्ट डार्विनियन थ्योरी एंड द पोस्ट डार्विनियन थ्योरी, उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। प्री डार्विनियन थ्योरी, ठीक है, इट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, एंड देन यू हैव द थ्योरी ऑफ लमार्क, जिसको हम लमार्किज्म के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद डार्विन की थ्योरी है। देन उसके बाद पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज हैं। पोस्ट डार्विनियन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ हैकेल, द थ्योरी ऑफ स्पीशाइजेशन, एक्सेट्रा कल्मिनेटिंग इनटू द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको क्रिटिसिज्म लिखना है हर एक थ्योरी के अंदर। हर एक थ्योरी का जो मेजर पॉस्टुलेट है वो लिख के फिर उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म्स लिख देने हैं इसके। ठीक है, दिस इज हाउ इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द रेसिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है जी, रेसिज्म, अब इसके अंदर रेसिज्म कैसे आया, डिफाइन एक्सेट्रा, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्रिटिसिज्म ही लिखने हैं सिर्फ आपको। ठीक है, देन उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन सोसाइटी में।
ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सवाल जो है वो लिखना है। अगर आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हो, करंट एग्जांपल देना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपके पास यूएसए के अंदर देयर आर मैनी एग्जांपल्स, ठीक है, तो वो अगर आप एग्जांपल्स लिखना चाहते हो, देना चाहते हो, यू आर वेलकम्ड। देन उसके बाद बात आती है एग्जामिन द एनाटॉमिकल चेंजेस अकरिंग इन द ह्यूमन ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जब आप एसिफलाइजेशन लिखते हो तो एसिफलाइजेशन के साथ साथ वो किस तरह से इंक्रीज हुई है, ठीक है। वो होमो हैबिलिस के अंदर 1100-1200 तक थी, इरेक्टस के अंदर और इंक्रीज, तो प्रॉपर इंक्रीज किस तरह से हुआ है वो आपको लिखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर 400 से 600 तक थी, फिर उसके बाद बड़ा आगे जो है वो 1000 तक पहुंचा, फिर उसके बाद 1200 तक पहुंचा, फिर उसके बाद 1400 तक पहुंचा, फिर 1600 तक भी पहुंच गया नेanderthal में, ठीक है। प्रॉपर एसिफलाइजेशन किस तरह से हुई है, प्रॉपर ट्रेंड इरेक्ट पोस्चर के अंदर वो लिखना है आपको। सिमिलरली आपके पास किस तरह से थंब जो है वो अपोजेबल हुआ है। बच्चे ट्रेंड नहीं लिखते हैं, सिंपल लिख के आ जाते हैं चीज़ों को, प्रॉपर ट्रेंड्स लिखने हैं आपने। देन उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट क्रोमोसोमल एब्रेशंस दैट आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल दोनों को अलग अलग करके प्रॉपरली लिखना है आपको। देन उसके बाद डिस्कस द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फेकेंडिटी, फर्टिलिटी, नटिलिटी एंड द मोर्टिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इनकाउंटर करते हो तो आपके पास जो फेकेंडिटी है, जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज करती है, नटैलिटी, मॉर्टलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। वो जो है वो प्रॉपर इस तरह से ट्रेंड्स लिखने हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर इनकाउंटर करने से क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट से सोशो कल्चरल सर्कमस्टांसेस हैं, पॉवर्टी है, वॉर है, उसको इनकाउंटर करने से क्या होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको फैक्टर्स लिखने हैं एंड आफ्टर एड्रेसिंग दोज फैक्टर्स उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या होता है वो आपको लिखना है। ऐसे सवालों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज हाउ यू स्ट्रक्चराइज यूर आंसर, ठीक है। आप आंसर को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चराइज करोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ख़राब तरीके से स्ट्रक्चराइज करोगे तो ख़राब मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021, ठीक है। और इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है, जो डिटेल्ड सोल्यूशन है, साइनॉप्सिस हैं, दैट विल बी अपलोडेड ऑन दी O2IAS अकेडमी ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। नंबर जो है वो आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर एंड वहाँ से आप जो है वो सोल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। एंड सून आई विल बी अपलोडिंग 2022 पेपर सोल्यूशन एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दिस पार्ट, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दिस वॉज informative for you. Thank you very much.